हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर के लैंग्वेज की। तो कंप्यूटर की भाषा के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे आज, और इससे संबंध रखने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इसी क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक ही क्लास में आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज की क्लास को समाप्त कर दिया जाए, जिससे कि हम एक ही क्लास में हर एक चीज़ को पढ़ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर अभी तक बहुत सारी क्लास दी गई हैं, जिसमें हमने कंप्यूटर के बेसिक से शुरुआत की थी। और आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी इसलिए क्योंकि जब आप लोग अधिशासी अधिकारी का सिलेबस देखते हैं, उसमें आप 10 नंबर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। आप लोगों ने सिलेबस अगर अच्छे से रीड किया होगा, मैंने भी आप लोगों को कराया है सिलेबस। तो अधिशासी अधिकारी के 10 नंबर में आप लोगों को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक दिया गया है कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन वहाँ पर भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। आप लोगों को वहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज होनी आवश्यक है। इसके अलावा साइंस वाले चैप्टर में भी, जहाँ पर आप लोगों को विज्ञान और उस पर आधारित प्रश्न हैं, वहाँ पर भी कंप्यूटर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा RO में अगर हम बात करेंगे, प्री लेवल में साइंस वाले चैप्टर में, जहाँ पर आप लोगों को साइंस है, और RO के मेंस में, तो मेंस में भी अलग आप लोगों को यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों कंप्यूटर की क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेसिक है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कंप्यूटर को देख रहे हैं। और RO अधिशासी अधिकारी और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके, उन सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ को फॉलो करना है। अभी तक मैंने बहुत क्लास करा दी हैं, अब हम समाप्ति की ओर हैं। कुछ ही क्लास और बची हैं, तो उसके बाद हम समाप्त कर देंगे और फिर कुछ एक नया टॉपिक हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी के लिए गणित की क्लास और RO के लिए भी रीजनिंग की क्लास यहाँ पर कराई गई है, तो आप लोग उनको भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर भी आप लोगों को साथ में कराई जा रही है। करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहाँ पर भी आप लोग देखेंगे। तो बहरहाल हम यहाँ पर बात करेंगे आज कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो, अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर की भाषा की, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। और आप लोग नोट्स कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर बैठ जाएं और वहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को नोटिस करके लिखें, हर एक चीज़। तो कंप्यूटर भाषा की अगर हम बात करेंगे, तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में देखते हैं वो एक प्रकार से प्रोग्राम के रूप में हमको देखने को मिलता है। और प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है, इसको बनाने का काम कौन करेगा? जो इसको निर्मित करेगा वो होगा प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर, जो कि एक ह्यूमन होगा, एक मनुष्य होगा जो कि प्रोग्राम को बनाएगा। तो इसमें ये क्या करता है, प्रोग्रामर में ये कुछ कोड को डिजाइन करता है। ये क्या करेगा, यहाँ पर कोड बनाएगा, और इसी कोड को हम बोल देते हैं कंप्यूटर की भाषा। इसी कोड को हम बोल देते हैं क्या, लैंग्वेज बोल देते हैं। तो हम इसके बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को अगर हम बात करें, तो इसको हम मेनली 2 भागों में डिवाइड करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर इस तरीके से चार्ट बनाएंगे। 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा, जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम LLL के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम HLL के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको उच्च स्तरीय भाषा के नाम से जाना जाता है। उच्च स्तरीय भाषा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे निम्न स्तरीय भाषा की, तो इसको हम फिर से 2 भागों में विभाजित
कर देते हैं। निम्न स्तरीय भाषा को भी हम यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होती है मशीनी भाषा, मशीनी भाषा, और जो दूसरी भाषा, इसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, और दूसरी जो भाषा होगी उसको हम बोल देंगे असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की भाषा है, हाई लेवल या फिर लो लेवल। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे असेंबली जो भाषा है वो लो लेवल लैंग्वेज है, मशीनी भाषा लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप लोग अपने एग्जाम में देखेंगे। तो अब मशीनी भाषा के बारे में हम यहाँ पर अगर बात करें तो इसको हम प्रथम पीढ़ी की भाषा बोलते हैं, इसी को हम प्रथम पीढ़ी की भी भाषा बोलते हैं। ये क्या है, प्रथम पीढ़ी की, यानी कि फर्स्ट जनरेशन 1G, फर्स्ट जनरेशन की भाषा है कौन, यहाँ पर मशीनी भाषा। जो असेंबली लैंग्वेज है ये है द्वितीय पीढ़ी की, द्वितीय पीढ़ी की भाषा है ये, इसी को हम 2G बोल देते हैं। सेकेंड जनरेशन की भाषा है असेंबली लैंग्वेज। और ये जो उच्च लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा है, इसको हम बोलते हैं तृतीय स्तरीय भाषा, यानी कि थर्ड जनरेशन 3G, थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अभी 4G लैंग्वेज भी आ गई है, 4G की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, 4G लैंग्वेज यानी कि फोर्थ जनरेशन, और फिफ्थ जनरेशन की भी बात करेंगे, तो ये भी हम देखेंगे फिलहाल। लेकिन अभी हमारे लिए ये 3 जनरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ा सा ही है, उसको मैं बाद में बता दूंगा। फिलहाल हम इन 3 जनरेशन की बात करेंगे। पहली पीढ़ी की भाषा मशीनी भाषा, दूसरे में असेंबली, और तीसरे में उच्च स्तरीय भाषा आपके सामने में देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर प्रथम पीढ़ी की भाषा की अगर हम बात करें तो इसको हम बाइनरी भाषा भी बोलते हैं, बाइनरी भाषा के नाम से भी इसको हम जानते हैं, बाइनरी भाषा। तो बाइनरी भाषा क्या होती है, जो कि 1, 0 और 1 के रूप में होती है। आप लोगों से पूछा जाएगा मशीनी 0 और 1 की भाषा कौन सी है, तो मशीनी भाषा है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है। जो मशीन होती है वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाती, जो कंप्यूटर है वो हमारे भाषा को नहीं समझ पाता, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को नहीं समझ पाता। कंप्यूटर किसको समझता है, वो समझता है मशीनी भाषा को, और मशीनी भाषा में 0 और 1 को समझता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। तो ये ऑन और ऑफ को समझता है सिर्फ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर हम इसको हम ऑन, 1 को हम हाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं, और ये जो 0 है इसको हम लो वोल्टेज। तो ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो मशीनी लैंग्वेज है, वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज पर काम करती है। यानी कि जो 1 है इसको हम ऑन के रूप में देखते हैं, और ये 0 जो है इसको हम ऑफ के रूप में देखते हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो ये मशीनी भाषा है इसके 2 भाग होते हैं। ये मशीनी भाषा के कितने भाग होते हैं दोस्तों, 2 भाग होते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑपरेशन कोड, एक होता है ऑपरेशन कोड, एक को हम बोल देते हैं ऑपरेशन कोड, और दूसरे को हम बोल देते हैं ऑपरेशन, और ऑपरेशन कोड को ही हम यहाँ पर ऑप कोड के नाम से जानते हैं। इसी को हम OPCODE ऑप कोड के नाम से भी जानते हैं, ऑपरेशन कोड को। और ये जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं लोकेशन कोड, लोकेशन कोड। इसी को हम ऑपरेंड कोड के नाम से जानते हैं, ऑपरेंड कोड। तो आप लोगों से इनके बारे में भी ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑपरेशन कोड और लोकेशन कोड किसके भाग हैं, तो ये मशीनी भाषा के भाग हैं। ऑप कोड को ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड कोड को लोकेशन कोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बातें हैं जो कि आप लोगों को मशीनी भाषा के रूप में समझना है। अगर हम इसकी बात करेंगे मशीनी भाषा की, तो ये कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा है ये। यानी कि ये हम इस भाषा को नहीं समझ पाते हैं,
जो मनुष्य है वो इस भाषा को नहीं समझ पाता। मनुष्य के लिए इस भाषा को समझना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 के रूप में देख रहे हैं। तो ये यूजर ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, यानी कि मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि ये मशीन के लिए है, कंप्यूटर के लिए है। कंप्यूटर इस पर काम करता है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज पर काम करता है, तो आप बोलेंगे मशीनी भाषा पर काम करता है। तो आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। मशीनी लैंग्वेज हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे द्वितीय पीढ़ी की भाषा, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज के रूप में जान रहे हैं। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज, ये जो असेंबली लैंग्वेज है इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो साधारण बोलचाल की भाषा के निकट की भाषा, साधारण बोलचाल के निकट की भाषा है। इसमें हम एम निमोनिक्स न्यूमोनिक, इसमें हम एम निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग, इसको अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है एम निमोनिक। जब हम इस असेंबली भाषा को देखते हैं तो इसमें हम यहाँ पर न्यूमोनिक का प्रयोग कर रहे हैं। न्यूमोनिक का मतलब जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, जैसे हमने कोई चीज़ जोड़नी है, तो वहाँ पर हम ऐड का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोगों ने कोई चीज़ घटानी है तो सब्ट्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। अगर हमको कोई चीज़ डिवीजन करनी है या फिर मल्टीप्लाई करनी है, MUL का प्रयोग करेंगे। अगर हमको कोई भी प्रोग्राम को लोड करना है तो हम LD का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार से हम शॉर्ट फॉर्म देख रहे हैं, तो इन्हीं शॉर्ट फॉर्म को बोला जाता है निमोनिक कोड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे मैंने इनके बारे में पहले भी बता रखा है, जब हम बात कर रहे थे प्रोग्राम की बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को समझाया है। तो ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम जो बात करेंगे उसको अभी हम देखेंगे कि हम इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आज, उच्च स्तरीय भाषा पर। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे जो असेंबली लैंग्वेज है वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, तो इसलिए असेंबली भाषा को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीनी भाषा में। तो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन कन्वर्ट करता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो असेंबलर होता है। कौन होता है? असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये भी आप लोग लिख लें कहीं पर कि जो असेंबली भाषा है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का होता है। तो ये तो था असेंबली भाषा के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखना है। अब हम अपने उच्च स्तरीय भाषा में चलेंगे, जिसको हम थर्ड जनरेशन के लैंग्वेज के नाम से जान रहे हैं। अब इसी का अन्य नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। असेंबली भाषा को हम सोर्स कोड के नाम से भी जानते हैं, सोर्स कोड। और ये जो मशीनी भाषा है इसको हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो ये भी आप लोग कहीं पर लिख लें कि जो ये मशीनी भाषा है इसको ऑब्जेक्ट कोड और इसको हम सोर्स कोड के नाम से जान रहे हैं। सोर्स कोड का मतलब जिससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट किससे कर रहे हैं? असेंबली भाषा से मशीनी भाषा में। तो ये क्या है? सोर्स है हमारा एक प्रकार से। तो इसलिए हम इसको सोर्स कोड और इसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है। तो मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट कोड कहा। क्लियर हुआ होगा इतना, आई होप। तो इसके बाद हम सीधे अपने यहाँ पर आएंगे हाई लेवल लैंग्वेज पर। हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर हम आते हैं और यहाँ पर से आप लोगों को अब बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि जो हमारा फोकस रहेगा वो इसी पर रहेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। लिखेंगे आप HLL, हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं। ये जो लैंग्वेज है इसको यूजर समझ सकता है, यूजर। ठीक है,
जो भी इंसान, जो प्रोग्रामर, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो प्रोग्राम बनाएगा उसके समझने योग्य ये भाषा है। कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझता है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए जब कंप्यूटर इस भाषा को नहीं समझ पाता है, यूजर समझ पाता है, हमको तो कंप्यूटर को समझाना है। कोई भी भाषा, जो भी काम हम कर रहे हैं उसको तो कंप्यूटर को समझानी है। इसलिए ये जो HLL है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको बदलना पड़ता है। किसमें? इसको हमको बदलना पड़ेगा मशीनी भाषा में। इसको मशीनी भाषा में बदलना पड़ेगा। तो दो सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं हम, इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर देता है। और ये मशीनी भाषा में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो मशीन इसको आसानी से समझ सकती है। इस भाषा को कौन समझेगा? इस भाषा को तो यूजर समझेगा। और इस मशीनी भाषा को कौन समझेगा? कंप्यूटर। यानी कि हमारे द्वारा जो भी बातें की जा रही हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि कंप्यूटर अब समझ पा रहा है। तो इसको बदलने का काम कौन करता है? एक इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर होता है, वो इस भाषा को कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंटरप्रेटर है, और एक दूसरा और है, एक और है सॉफ्टवेयर जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं, कंपाइलर। ये दो सॉफ्टवेयर हैं जो इन भाषाओं को बदलने का काम करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक सी जानकारी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन की भाषाएं हैं, इसके एग्जाम्पल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पर फोरट्रॉन। क्या लिखेंगे? फोरट्रॉन भाषा लिखेंगे, जो इसकी पहली भाषा है। FORTRAN, फोरट्रॉन भाषा हो गई। कोबोल भाषा हो गई, कोबोल। अभी हम इनको डिटेल में भी देखेंगे। बेसिक, बेसिक हो गई। लोगो, लोगो भी एक भाषा है। प्रोलॉग, प्रोलॉग एक भाषा हो गई। और सी भाषा हो गई, C++ हो गई। जावा भाषा हो गई, ठीक है। और एल्गोल, एल्गोल, ये जो भाषाएं हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की हैं, यानी कि इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये जितनी भी भाषाएं दिख रही हैं इसमें यूजर क्या करता है, प्रोग्राम लिखता है, और उस प्रोग्राम को फिर कन्वर्ट किया जाता है मशीनी भाषा में, जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। तो ये क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे करके। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर कोबोल, कोबोल बता दिया मैंने। और पास्कल आप देखेंगे यहाँ पर, पास्कल। पास्कल के अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे C#, C#। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल को आप लोगों को लिख लेना है कहीं पर, जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। इसके अलावा आप पाइथन लिख सकते हैं। पाइथन, पाइथन भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है या थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है या फिर थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज कौन सी है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और है लिस्प, LISP, लिस्प भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लिस्प के अलावा यहाँ पर पाइथन हो गया। तो ये बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप लोग इनको लिखेंगे, ठीक है, स्टार मार्क कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इन भाषाओं के बारे में, क्योंकि भाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन भाषाओं के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं, हम एक एक करके। ये तो थर्ड जनरेशन की भाषाएं हो गई,
ठीक है दोस्तों, ये थर्ड जनरेशन की भाषा ये होगी। चलो यहीं पर मैं लिख लेता हूँ फोर्थ जनरेशन की भाषा। आप लोग एग्जाम्पल लिख लेना फोर्थ जनरेशन की। तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर आप लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पर फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। इसके अलावा एसक्यूएल की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। ओहो, तो हमने यहाँ पर देखा अभी थोड़ा सा बीच में लाइट चली गई थी तो इस वजह से डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। तो एसक्यूएल की फुल फॉर्म आप लोगों ने देखी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब हम अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो फिफ्थ जनरेशन में आप देखेंगे 5G में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो जो लैंग्वेज है यहाँ पर यूज की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर से आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो इसमें वैसे हम फिफ्थ जनरेशन में हम जैसे ये जावा स्क्रिप्ट है इसका भी प्रयोग कर देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। फिलहाल आप लोग इसको फिफ्थ जनरेशन में मानेंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिफ्थ जनरेशन है। तो ये हो गया फिफ्थ जनरेशन तक हम लोगों ने देख लिया। अब इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा जान लेते हैं, क्योंकि इनके बेसिक से भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो लैंग्वेज के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। अब तो फोर्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं। फोर्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। अब फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है ना, इसका विकास की अगर हम बात करेंगे तो IBM कंपनी आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है। 1954 में इसका विकास किया जाता है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आप लोगों को जॉन बेकस ने इसका आविष्कार किया है, जॉन बेकस। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन आप लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे, FOR से फॉर्मूला, TRAN से ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। अब जब ये फॉर्मूले की बात हम करते हैं तो फॉर्मूले की बात हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों, तो गणित में करते हैं। गणितीय अनुप्रयोग है इसका, गणित में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक तो गणित और वैज्ञानिक जो तकनीक है उसमें जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी कि फोर्ट्रॉन है। 1957 की अगर हम बात करेंगे 1957 में, तो 1957 में ये पहली बार इसका कॉमर्शियल वर्जन लाया गया था। कॉमर्शियल वर्जन, ठीक है, इसका कॉमर्शियल वर्जन 1957 में आता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो फोर्ट्रॉन है जो कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा फोर्ट्रॉन के बारे में तो पहली भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। और गणित के बारे में हम लोगों ने देख लिया, बीजगणित यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलजेब्रा, बीजगणित या फिर वैज्ञानिक भाषा। तो वैज्ञानिक भाषा कौन सी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन के बारे में, आप लोगों को लिख लेना है कहीं पर। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड लैंग्वेज। फार्मूला ट्रांसलेशन के बाद हम बात करेंगे एक और लैंग्वेज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, कोबोल, COBOL, कोबोल है ये। CO से है कॉमन, B से है बिजनेस, कॉमन बिजनेस।
ओ से है ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, एल से है लैंग्वेज। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और आप लोग यहाँ पर एक शब्द देख रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस। तो बिजनेस में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो कोबोल का प्रयोग किया जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म से भी हमको पता चल रही है। इसकी अगर हम विकास की बात करेंगे तो हॉपर के द्वारा, एक वैज्ञानिक थे हॉपर, हॉपर द्वारा विकसित की जाती है ये, हॉपर द्वारा विकसित। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, 1959 में इसका विकास होता है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर ये अंग्रेजी के समान है, ये जो भाषा है ये अंग्रेजी के समान है, क्योंकि हम इसमें जो कमांड देते हैं वो अंग्रेजी में देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, वो अंग्रेजी में देते हैं, तो इसलिए ये अंग्रेजी के ज़्यादा समान है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके बारे में इतनी ही बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बारे में, इसके बाद हम एक और लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, बेसिक, BASIC। ठीक है, तो बी से है बिगिनर्स, बिगिनर्स, ऑल, ए से ऑल, पर्पज, ऑल पर्पज, फिर है आपका सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिक का बी से बिजनेस, ऑल पर्पज, एस से है सिंबॉलिक, आई से है इंस्ट्रक्शन, सी से है कोड। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि बी की फुल फॉर्म क्या है, एस की फुल फॉर्म क्या है, आई की फुल फॉर्म, सी की फुल फॉर्म। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो बिगिनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। बेसिक के बारे में आप लोगों को थोड़ा और जानना है। इसको हम सभी भाषाओं की, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सभी भाषा के लिए नींव का पत्थर। अब इसका मतलब क्या है कि सभी भाषाओं का विकास हम इस बेसिक भाषा से देखते हैं, तो इसलिए हम इसको नींव का पत्थर मानते हैं सभी भाषाओं के लिए, क्योंकि ये आसानी से समझ में आ जाती है, हर एक भाषा को हम इसमें देख पाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें आप लोग एक चीज़ और लिखेंगे, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर है में प्रयोग की जाने वाली पहली भाषा है ये कंप्यूटर, पीसी में। ठीक है, पीसी में प्रयोग की जाने वाली पहली भाषा है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर 1964 में इसका विकास देखने को मिलता है, ये भी लिख लेना। इसमें हम व्यवसाय और गणित, व्यावसायिक और गणितीय दोनों फंक्शन देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है। तो ये इतनी बातें हैं जो कि यहाँ पर से इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा कोमल की अगर हम बात करेंगे, आप लोग यहाँ पर ये कोमल लड़की का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है कॉमन, कॉमन, COM से है कॉमन, ए से है एल्गोरिथम, एल्गोरिथमिक, एल से है लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है कोमल का नाम, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इसका यूज जो मध्य स्तर के विद्यार्थी हैं उनको सिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो भी विद्यार्थी हैं, ठीक है,
तो उनको सिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है मध्य स्तरीय स्टूडेंट को सिखाने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और लैंग्वेज जिसमें हम बात करेंगे एल्गोल की। एल्गोल, अच्छा लोगो देख लेते हैं पहले। लोगो LOGO, ये जो लोगो भाषा है इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे, ठीक है, इनको रेखा चित्र, ठीक है, इनको जैसे रेखा चित्र के बारे में समझाना है या फिर ग्राफ, रेखा चित्र और ग्राफ से अगर इनको कोई चीज़ समझानी है तो उनके लिए ये भाषा प्रयोग की जाती है। तो इसके बारे में इतनी ही बातें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके बाद एल्गोल की हम बात करते हैं। एल्गोल, एल्गोल का फुल फॉर्म आप देखेंगे एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है ये। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1971 और कहीं पर अगर देखने को मिलेगा तो 1972 में इसका विकास होता है। कहाँ पर इसका विकास किया जाता है? बेल लेबोरेटरी में इसका विकास किया जाता है। बेल लेबोरेटरी में इसका विकास होता है। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा इसका विकास किया जाता है। तो डेनिस रिची का नाम, बेल लेबोरेटरी, 1971-72, ये सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर लिखा गया था, इसमें जो सॉफ्टवेयर लिखा गया था वो था लाइनेक्स। हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिखा जाने वाला पहला सॉफ्टवेयर है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखना है। इसके बाद आप लोगों को C++ के बारे में भी देखना है। C++ के बारे में, C का ही विकसित रूप है। 1979 और 1980 के बीच में इसका विकास देखने को मिलता है। बेल लेबोरेटरी में ही इसका विकास देखने को मिलता है। और जार स्टार पॉप हैं जिनके द्वारा इसका विकास किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो ये C++ है, इसके बारे में आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जो ये लो लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज, और ये हाई लेवल लैंग्वेज, ये दोनों का संयोजन है। दोनों का संयोजन। तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों का संयोजन कौन सी लैंग्वेज है? तो आप बोलेंगे यहाँ पर C++ है। तो इतनी बातें हो गई हैं हमारी C++ और C से लेके। यहाँ पर वही चीज़ मैं आप लोगों को करा रहा हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्य है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जावा की बात। जावा की अगर हम बात करेंगे तो इसके बारे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 1995 में इसका विकास होता है। 1995 में किसके द्वारा? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी है। सन माइक्रो सिस्टम करके एक कंपनी है, तो उसमें इसका विकास होता है। और इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग, इनके द्वारा विकसित। तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा इसका विकास किया जाता है जावा का। और आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, जैसे हमारे मोबाइल है, मोबाइल में, टीवी में, और जो हमारे रिमोट हैं, ठीक है, रिमोट में आप लोग देखते हैं, जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट देखते हैं, जैसे आप लोग फ्रिज देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं,
ठीक है। वॉशिंग मशीन, फ्रिज हो गया। अगर हम बात करेंगे टेलीफोन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, इनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा है मोबाइल, टीवी, रिमोट, फ्रिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी में इस जावा का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके अलावा यहाँ पर जो बात करेंगे वो हम बात करने वाले हैं अब। अच्छा, वैसे लगभग हमारी ये भाषाएं हो ही गई हैं। यहाँ पर से आप लोगों को एक और ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं पास्कल के बारे में। पास्कल 1971 में इसका विकास होता है। ठीक है, 1971 में इसका विकास होता है और ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक वैज्ञानिक, एक व्यक्ति के नाम पर रखी गई है, जिसका नाम है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल के नाम पर रखी जाने वाली एक भाषा है जिसको हम पास्कल भाषा बोलते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पास्कल भाषा ऐसी कौन सी भाषा है जो किसी एक वैज्ञानिक के नाम पर रखी गई है, तो यह है ब्लेज पास्कल के नाम पर पास्कल भाषा। तो आई होप आप लोगों को ये जो हमारी लैंग्वेज थी, कंप्यूटर लैंग्वेज, इसके बारे में यहाँ पर आप लोगों ने देखा। मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ एक ही वीडियो में कराने की कोशिश की। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें समझाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा और समझाता तो ये शायद और लंबी वीडियो बन जाती। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो कराई थी कंप्यूटर के ही, जिसमें मैंने बूटिंग पढ़ाया था आप लोगों को। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बूटिंग वाला पढ़ाया था। तो उसमें आप लोग ये देखेंगे ये जो बूटिंग होती है वो कहाँ पर होती है। इसके लिए जो मेमोरी होती है, इसकी जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बूटिंग है वो रैम में स्टोर होती है। जो ये बूटिंग प्रक्रिया होती है हमारी, ऑन ऑफ वाली प्रक्रिया हम लोगों ने देखा था जब बूटिंग पढ़ रहे थे, तो ये रैम में इसका परफॉर्मेंस किया जाता है रैम के द्वारा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने वहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंट नहीं बताया था, तो इसलिए मैंने सोचा क्योंकि ये पेपर में पूछेगी है ये वाली चीज़, बूटिंग कहाँ पर स्टोर होती है, तो ये आप लोगों को रैम में देखने को मिलेगी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।